स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे एयर इंडिपेंडेंट पावर के बारे में, यानी सबमरीन का नेक्स्ट जनरेशन के बारे में। तो समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि आधा से ज़्यादा सबमरीन अगर न्यूक्लियर नहीं है तो वो बैटरी पे चलता है, इस तरह के बड़े बड़े लेड एसिड बैटरी पे चलता है। तो ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाता है। हिसाब यही समझिए कि लंबा समय नहीं टिकता है। जनरली एक एवरेज मान के चला जाता है कि 2 से 3 दिन के अंदर उसे वापस बाहर आना ही पड़ेगा। तो सबमरीन में एक स्नॉर्कल बनाया जाता है जो इस तरह के पाइप जैसा होता है। मतलब ये डिज़ाइन बहुत पुराना है, ऑब्वियसली करंट डिज़ाइन आपको मिलेगा नहीं। तो ये मतलब सनराइज पानी के जितना नज़दीक जा सकते जाते हैं और ये थोड़ा सा ही पानी से ऊपर रहता है और ये हवा डीजल जनरेटर को दे देता है। बात है कि इसे ऊपर और ऊपर क्यों नहीं करते, करने का कर देंगे। बात है कि वो रेडार में दिखने लग जाएगा, तो इसीलिए इसको पानी के सरफेस के जितना नज़दीक हो सके करने की कोशिश की जाती है। और उसमें मतलब समझिए कि दूसरा बात होता है कि जिस टाइम ये स्नॉर्कल है तेज नहीं चलता था कि वो टूट जाएगा पानी के प्रेशर से, तो इसीलिए ये एक लिमिट बन जाता है और हर 3 दिन में आपको ऊपर आना ही पड़ेगा जिस टाइम आप वनरेबल होंगे। और इससे जो प्लूम निकलता है, जो एग्जॉस्ट का प्लूम निकलता है, वो आराम से लोगों को समझ में आ जाता है कि भैया इधर उधर है। या पानी मतलब अगर आप पानी में भी डाल रहे हो तो बबल्स निकलने लगते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे है नहीं, डिजॉल्व होगा नहीं। तो ये एक सीरियस समस्या बन जाता है। और ये समझिए कि अगर आप हैं ऐसा स्नॉर्कल कर रहे हैं, आप इंजन चालू कर दिए तो आपका आधा से ज़्यादा सोनार सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। क्यों? मतलब आप खुद ही सोचिए ना, इंजन का ही आवाज़ तो उसको डिफेंड करने लगेगा। बहुत मेहनत करने के बाद बहुत ज़्यादा उसको एल्गोरिदम से फ़िल्टर कीजिए तो शायद कुछ दिखे, और भी मतलब ऑलमोस्ट आप ब्लाइंड ही हो एक तौर से समझिए तो। और यही समझिए कि जो रियल वर्ल्ड का स्टेल्थ है सबमरीन के पास अब वो हिट एंड रन सिनेरियो नहीं है। तो अब इनको स्टेल्थ रहना है, जितना स्टेल्थ हो सके उतना बल्ले बल्ले। लेकिन वो स्टेल्थ लिमिट हो जाता है ना, भैया हम बहुत स्टेल्थ हैं सिर्फ 3 दिन के लिए, उसके बाद हमको आप ढप्पा मार सकते हो। 3 दिन तक हम छिपे रहेंगे लेकिन उसके बाद आप ढप्पा मार सकते हो। तो हिसाब वही रहता है। तो हर कोई न्यूक्लियर क्यों नहीं कर लेता? बात ये रहता है कि न्यूक्लियर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब बड़ा सबमरीन बनाने में आप चलो मान लो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आप बना लेते हो, आपके पास कोई कंपनी है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत अच्छे दाम पे बना देती है। लेकिन बड़ा सबमरीन बनाने में मेटल बहुत लगता है, बहुत रबर टाइल लगता है, बहुत रिसोर्सेस लगते हैं। और उतने में अगर आप 3 सबमरीन बना सकते हो तो हर हालात में 3 सबमरीन ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर ट्रेंड क्रू है तो 3 सबमरीन मतलब न्यूक्लियर वाले को संभाल भी सकता है। तो ये समझना जरूरी रहता है कि न्यूक्लियर बहुत महंगा पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बल्ले बल्ले, लेकिन आधा से ज़्यादा कंट्री नहीं अफोर्ड कर सकती है, या बनाएगी भी तो 1-2 पीस से ज़्यादा बना नहीं पाएगी। तो ये सीरियस एक समस्या बन जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आपको चाहिए आग। आग के लिए चाहिए आपको ऑक्सीजन। फ्यूल तो सब में रहता ही है, तो ये करने के लिए एक ही रास्ता है कि भैया आप किसी तरह से ऑक्सीजन इसे प्रोवाइड करें। अब बात होता है कि सिर्फ ऑक्सीजन दे देना उतना आसान बात नहीं है, क्योंकि जैसे आप सोचोगे कि ठीक है मैं लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक रख लेता हूँ और उससे मैं इंजन चलाऊंगा। अब बात है कि लिक्विड ऑक्सीजन प्योर होता है, 100% ऑक्सीजन होता है। अगर वो आप इंजन में डालें इंजन का मेटल जल जाएगा। तो ऐसा इंजन बनाना जो लिक्विड ऑक्सीजन को संभाल सके, ये थोड़ा तिगड़म वाला बात है, उतना आसान नहीं जितना आप सोचते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन तो आप डाल ही नहीं सकते, आपको गैसियस डालना पड़ेगा। तो कोशिश की गई थी, तो बाद में ये किया गया जाता कि आर्गॉन से या किसी और गैस से डाइल्यूट किया जाता है, क्योंकि आप जानिए हमारा इंजन सब जो बनाया जाता है उसमें अराउंड 70% नाइट्रोजन का डाइल्यूशन रहता है, एटमॉस्फेयर में वही है। तो इंजन उसी हिसाब से चलता है। अगर आप 100% प्योर डाल दें वो जरूरत से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने लगेगा, तो इसीलिए डाइल्यूट करके गया। और फिर जब चलने लगा इंजन, थोड़ा सा आर्गॉन खत्म हो गया, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लूप में एक्स्ट्रा डाल देते थे। तो किया जा सकता है बट उतना प्रैक्टिकल नहीं साबित हुआ। तो ये भी आपको सोचना है कि आपके पास मान लीजिए ऑक्सीजन आ जाता है, कंबस्शन आ जाता है, उससे बिजली आप कैसे निकालोगे सही तरीके से। दूसरी बात, उसका बाय प्रोडक्ट जो हो रहा है उसे आप कैसे एग्जॉस्ट करोगे। वो बाय प्रोडक्ट के कुछ कंपनी ने कोशिश की कि जेट इंजन लगाते हैं। जेट इंजन में आप मतलब एथेनॉल को और लिक्विड ऑक्सीजन को डायरेक्ट रिएक्ट करा सकते हो, बम बम पावर मिलता है और उसका एग्जॉस्ट इतना पावरफुल रहता है कि सबमरीन एकदम नीचे भी है तो एग्जॉस्ट सीधे वेंट किया जा सकता है, पानी में वो डिजॉल्व हो जाएगा, ऊपर बबल्स नहीं दिखेंगे। और अगर आप ऐसा नॉर्मल इंजन के साथ करने की कोशिश करेंगे ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है पानी के अंदर में उतना नहीं है कि गैस आपका निकल पाए। तो उसके लिए उनको कंप्रेसर चाहिए होता है कि जो एग्जॉस्ट को ले कंप्रेस करे तब बाहर छोड़े। तो ये भी आपको सोचना पड़ता है कि बाय प्रोडक्ट्स जो निकल रहे हैं उसे कैसे करेंगे, उसे कैसे मैनेज करेंगे। और प्लस आवाज़ कम से कम बनाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि जहाँ पे एकदम आवाज़ ना क्रिएट करो, लेकिन कम से कम हो। और ये समझिए कि हर ऑप्शन में थोड़ा सा प्रोज एंड कॉन्स होता है जिसे आपको बैलेंस करना होता है। तो सोल्यूशन यही है कि आपको ऑक्सीजन देना है और उसे ढंग से बिजली निकालना है और बाय प्रोडक्ट्स को मैनेज करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन बात करते हैं फ्यूल सेल का ऑप्शन। तो हिसाब ये रहता है कि फ्यूल सेल के लिए, जो कि इंडिया डीआरडीओ मेहनत कर रहा है इस पे, तो लिक्विड O2 स्टोर किया जाता है, यानी लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक बना के उसे स्टोर किया जाता है। और कितना दिन तक पानी के अंदर आपका रह सकता है सबमरीन, कितना पावर निकाल सकता है, वो सब इसी पर रहेगा। ये O2 का लेवल, डीजल में कोई कमी नहीं है। आप ऑक्सीजन दे तो डीजल में बहुत ताकत होता है, लेकिन मेन बात तो ये था कि उतना लिक्विड ऑक्सीजन कैरी करना दिक्कत होता है। इसीलिए आपको समझ में आया कि उतना बड़ा बड़ा रॉकेट भी सिर्फ 8 मिनट के अंदर अपना क्यों फ्यूल खत्म कर जाता है। तो किया जाता है कि डीजल को लेकर रिफॉर्मर में डाला जाता
है। रिफॉर्मर क्या करता है कि उसमें आपने डीजल ऑयल डाला, ऑक्सीजन डाला, रिफॉर्मर उसको मतलब एक तरह से पार्शियल कंबस्शन करके आपको हाइड्रोजन गैस एग्जॉस्ट देने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड देने लगता है और वाटर वेपर और कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। उसे शिफ्ट में डाला जाता है CO कन्वर्शन में, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है खत्म कर दिया जाता है। फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर प्लस ये हाइड्रोजन रहता है। फिर उसे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन से सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूल सेल को दिया जाता है, क्योंकि फ्यूल सेल जनरली बहुत प्योर हाइड्रोजन एक्सपेक्ट करता है, आप उसे कंटामिनेट करके नहीं दे सकते। तो ये करके आप डीजल से हाइड्रोजन निकालते हैं। और उसके बाद फ्यूल सेल्स का स्टैक होता है, एक कभी फ्यूल सेल नहीं रखा जाएगा, कई सारे छोटे छोटे स्टैक्स रखे जाते हैं, 2 या 4 या 8 डिपेंडिंग कितना आपको पावर चाहिए उसके हिसाब से किया जाएगा और उसके आपका पावर निकल जाता है। तो इंडिया बना रहा है जिसमें हम लोग कहते हैं फॉस्फेरिक एसिड फ्यूल सेल सिस्टम, ये DRDO का बनाया हुआ है। और मतलब फ्रांस जो है उनके पास भी यही सिस्टम है, वो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो मतलब सबका थोड़ा सा, किसी का फायदा है थोड़ा सा नुकसान है। जैसे कि अगर इंडिया वाला बात करें, उनको शिफ्ट हटाने की जरूरत नहीं, डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा टॉलरेंट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के। यानी कि मतलब फ्यूल सेल जो है उसमें रिएक्शन के टाइम में अगर कुछ भी कंटामिनेशन गया वो स्वाहा हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ब्रूटल है इसके लिए आपका, अगर हम इसको प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन में डालते हैं। लेकिन प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का थोड़ा अलग फायदा होता है, जैसे कि उसकी इफिशिएंसी थोड़ी बेटर होती है। तो आपको बैलेंस करना होगा कि दो, जैसे इंडिया चूज कर रहा है फॉस्फेरिक एसिड का, कुछ भला कुछ नुकसान, और प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन कुछ भला कुछ नुकसान, ये होगा। और हिसाब ये होता है कि ये सब सिस्टम जितने लगाए गए हैं, टेस्ट किए गए हैं, आ गया है कि 3 दिन जो सबमरीन पानी के नीचे रह सकता था, वो 3 दिन लगभग 3 हफ्ते तक खींच जाता है। लेकिन ये बात जरूर समझिए, फुल पावर पे नहीं होता है। आपका बैटरी जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, मतलब एम्प के मामले लेड एसिड तो है ही, वो बहुत पावर देता है। यानी कि अगर सबमरीन को आपने किसी पे अटैक किया, तुरंत सब लोग सब डेप्थ चार्जर डाले, आप सबमरीन को नीचे डाले और फुल स्पीड में भागना चाहे, AIP अगर वैसा करने की कोशिश करे, कर ही नहीं पाएगा, उतना पावर होता ही नहीं है। जनरली आप बैटरी डिस्चार्ज करोगे और बैटरी में सबसे ज़्यादा पावर होता है, मतलब आपका स्पीड के मामले में बैटरी सबसे तेज चलेगा। उससे तेज चलने के लिए आपको सीधे न्यूक्लियर चाहिए। फिर बैटरी के बाद आता है आपका AIP, और AIP से जनरली डायरेक्ट मोटर चला दिया जाएगा। कभी कोशिश नहीं किया जाएगा कि बैटरी चार्ज करें, क्योंकि बैटरी चार्ज करने में एनर्जी वेस्ट होगा ना। कोई भी प्रोसेस 100% एनर्जी निकल रहा है, मोटर खा रहा है, आपका सबमरीन आगे बढ़ रहा है बल्ले बल्ले। लेकिन अगर एनर्जी बन रहा है, उसे आप बैटरी चार्जर में डाल रहे हो, बैटरी चार्ज हो रहा है, फिर बैटरी को डिस्चार्ज करके आप मतलब समझिए DC निकाल के उसे मोटर ड्राइवर में डाल के, फिर ऐसे जितना लंबा स्टेप करेंगे उतना लॉस हो जाता है। वो कुछ केसेस में किया जा सकता है, लेकिन जनरली प्रेफर नहीं किया जाता। इसीलिए इसे कहा जाता है AIP, P फॉर प्रोपल्शन, नॉट फॉर पावर। पावर ये नहीं देता, प्रोपल्शन देता है। तो ये फ्यूल सेल वाला ऑप्शन है, इसको भी कुछ देश इस पर सीरियसली काम कर रहे हैं। और ये बात समझ लिए, पहले ट्राई किया गया था हाइड्रोजन कैरी करने का, लेकिन इनको भी समझ में आ गया, जो मैं बार बार बोलता हूँ, हाइड्रोजन कैरी करना लगभग इंपॉसिबल है, क्योंकि लिक्विड हाइड्रोजन भी ज़्यादा नहीं रहता और प्लस एक्सीडेंटल हैजर्ड बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए लोग शांति से डीजल से निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन ज़्यादा बढ़िया रहता है। और प्लस वही डीजल आपका मेन, जब हवा में स्नॉर्कल कर रहे होंगे तो उस टाइम वो वही डीजल इंजन यूज़ कर लेगा। तो 2 फ्यूल नहीं कैरी करना पड़ता, सिर्फ एक लिक्विड ऑक्सीजन कैरी करना पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरा ऑप्शन। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया रिसेंटली, क्योंकि ये मतलब जब नेटो के जितने देश हैं वो सब एक दूसरे के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, और ये सबमरीन लिटरली अमेरिका का फ्लैगशिप यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक कर दिया। मतलब मॉक ट्रायल था, लेकिन मतलब इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए और सीधा के ढप्पा बोल दिया। तो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो बात है कि ऐसा हो कैसे गया, क्योंकि इसमें स्टर्लिन इंजन है। अब स्टर्लिन इंजन के पास सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन का स्टेप हटा देना है। हमारे पास जो डीजल है वही डीजल हम इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है, पहला वो स्टेप बच गया। और ये इंजन जब हवा में रहता है, हवा से भी चल देता है, और जब AIP मोड में रहता है, यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन में रहता है, तो लिक्विड ऑक्सीजन ये सीधे चलाते हैं। क्योंकि ये एक तो ऐसे इंजन पिस्टन टाइप नहीं है, सिर्फ एक बर्नर है, बर्नर जल रहा है, स्टर्लिंग इंजन अलग है। तो इस कारण से ये दोनों यूज कर सकता है, प्योर ऑक्सीजन भी और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी। तो ये काम करता है, और मतलब ये बहुत अच्छा खासा इसका मतलब इंड्योरेंस है। प्लस एक बात ये समझिए कि सबमरीन में साइज थोड़ा लिमिटेड होता है, कितना बड़ा आप बनाने का बना सकते हो, लेकिन नुकसान बहुत होगा। तो आप चाहोगे कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत निकाले से, उस मामले में ये बेटर है, क्योंकि आपको एक पूरा स्टेप हटा दे रहे हो, आप हाइड्रोजन वाला कचरा हटा दे रहे हो। लिक्विड ऑक्सीजन आपको दोनों मोड में कैरी करना है, बस इसमें लिक्विड ऑक्सीजन काम खत्म, दी एंड। ये मतलब आपका सबमरीन का मेन पावर इसी से आ रहा है, बस आप एक वाल्व चेंज करोगे, भैया इधर से आने की जगह अब तुम लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल करो। इस पर कौन काम कर रहा है, इस पर स्वीडिश, जो कि मतलब एकदम दुनिया को हिला डाला, कि जब नेवल बैट कॉम्बैट में मतलब सीधे उड़ा डाला, सीधे, मतलब इसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। हाँ, बात ये हो सकता था कि जैसे, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर कभी भी अकेले नहीं घूमता है USA का, एयरक्राफ्ट कैरियर अगल वो पूरा काफिला रहता है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर पर ढप्पा मारा जा सकता था, लेकिन उसके बाद ये सबमरीन नहीं बचता। अगर रियल वर्ल्ड वॉर होता तो ये बस ढप्पा जरूर मार लेता, लेकिन बच नहीं पाता। तो ये मतलब समझिए एक तो का सैक्रिफिशियल वाला बात हो जाता है। लेकिन हाँ, फ्लैगशिप को जरूर सिंक कर देता, उसका साइकोलॉजिकल साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर डुबा डाला। तो स्वीडिश इस पर खूब मेहनत कर रहे हैं, चाइना भी इस पर खूब मेहनत कर रहा है, इनके पास अभी कई सारे पीसेस डिप्लॉय हो चुके हैं। ये स्टर्लिन इंजन वाला ऑप्शन है, ये 2 जनरली सबसे पॉपुलर ऑप्शन है, फ्यूल सेल और स्टर्लिन इंजन। अब बात करते हैं कि घूम फिर के आता है बैलेंस। सारा चीज़
चीज़ है बैलेंस का, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा वन साइज फिट्स ऑल। क्योंकि जैसे फ्यूल सेल नॉइज़ कम कर जैसे मान लीजिए आपका अपोनेंट बहुत अच्छा सोनार बना के रखा हुआ है, पैसिव सोनार, यानी कि वो सुनता है आपको, तो आपको फ्यूल सेल लेना ही पड़ेगा। आपको भले उसका कीमत झेलना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा इक्विपमेंट्स चाहिए ऑन बोर्ड, आपका पेलोड कैपेसिटी कम हो जा रहा है, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो अपोनेंट आपको सुन लेगा। या कुछ कुछ जगह पे हो सकता है कि आप सिंपलर चाहते हो, आपके पास इकोनॉमी उतनी नहीं है कि जो तिगड़म तिगड़म करो, जैसे स्वीडिश के पास है, देख रहे हैं काफ़ी छोटा सबमरीन है, लेकिन काम तो करता है। तो हिसाब वही है कि स्टर्लिन इंजन सिंपलर होता है कि भैया सिर्फ आप लिक्विड ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो, ज़्यादा कचरा ऐड नहीं कर रहे हो, वो भी बढ़िया है। और फिर एक बात होता है कि एआईपी का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि अभी जितने भी एआईपी यूज़ में है, ये सब पीस टाइम यूज़ है, यानी कि पायरेट्स को ट्रैक करने वाले, पायरेट्स को ट्रैक करने के लिए सबमरीन चाहिए। हाँ, उनका खुद का सबमरीन्स होता है। नारकोटिक्स आजकल सबमरीन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मतलब मैं हिल गया, मल्टी मिलियन डॉलर के सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं नारकोटिक्स को इधर से उधर करने के लिए, लाइक हाई ग्रेड सबमरीन। मतलब वो सब सबमरीन वर्ल्ड वॉर 2 को दिखा दो तो डर जाएंगे, भैया ये लोग घर के पीछे बना ले रहे हैं। तो हिसाब वही है। तो लॉक्स आप प्रोवाइड कहाँ से करोगे, क्योंकि वॉर जब होता है आप फ्यूल, स्टेबल फ्यूल चाहते हो, जो कि डीजल है, कि आराम से उसको शिप से ले जाकर कर सकते। लिक्विड ऑक्सीजन होता है स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये सब शिप में मान लीजिए लिक्विड ऑक्सीजन है भी, और वो बहुत लंबा टाइम तक नहीं रहा, उसका एक एक्सपायरी रहेगा कि वो धीरे धीरे बॉयल ऑफ कर ही रहा है, बहुत धीरे कर रहा है, लेकिन कर जरूर रहा है। यानी कि मान लीजिए 2-3 महीने के अंदर उनको खपत करना है, नहीं तो वो बॉयल ऑफ हो ही जाएगा। तो ये भी एक लिमिट बना देता है। मतलब समझिए एक तरह का स्लो बैटरी है जो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। और प्लस वॉर का टाइम, जब एक्चुअल वॉर हो रहा है, बूम बम बड़ीम हो रहा था, कहाँ से आप उसे लिक्विड ऑक्सीजन रिफ्यूल कर पाएंगे, वो भी एक थोड़ा सीरियस समस्या बन जाता है। और अभी जापान सीधे ये एआईपी को छोड़ा, बोला भैया हम सीधे सीधे लिथियम आयन पे आ जाते हैं। अब बात यह है कि लिथियम आयन में 5x कैपेसिटी होता है लेड एसिड का, तो अगर 5x आप पहुंच जा रहे हो तो वो ऑलमोस्ट उतना है कि जो आपका 3 दिन है वो उसको मतलब समझ लीजिए कि घूम फिर के हफ्तों में आ जाता है। और तब ये फायदा होता है कि हम फालतू का ये क्यों डालें, मतलब इंजन उंजन क्यों डालें, मतलब जो मेरा डीजल इंजन है जो चार्ज करेगा सिर्फ वही रखते हैं, बैटरी बड़ा कर देते हैं, काम खत्म, मेरा हो गया ऑलमोस्ट। हमको वही रेंज मिलेगा, कैपेसिटी मिलेगा जो बाकी सब लिक्विड ऑक्सीजन के साथ करेंगे, और हमें दिक्कत नहीं कि युद्ध शुरू हो जाए कि भैया लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से लाते हैं। तो इसीलिए जापान अलग जगह पे जा रहा है। तो वही समझिए, बैलेंस करना होता है हर चीज़ को। एक चीज़ हर चीज़ को सूट नहीं करेगा। साइज़ क्या है, क्या वेट है, क्या कैपेसिटी, उसके हिसाब से आपको देख देख के समझना पड़ेगा। तो बैलेंस की है, एक औजार सबको नहीं सूट करेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।